हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स की, और इसी का एक टॉपिक है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो एक कलेक्टिवली ग्रुप ओन करता है, उसमें किसी एक इंडिविजुअल की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे यहाँ आपको लिखा भी है आपकी बुक में, दैट कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप। The underlying norm here is that members of the group have both rights and duties. अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो इस कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसमें राइट्स और ड्यूटीज किसी एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि कलेक्टिवली पूरे ग्रुप की होती है, और उसका यूज़ कैसे होगा, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसके लिए सभी ग्रुप के सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में उस रिसोर्स को लेकर। और हमारे इंडिया में ये सदियों से चला आ रहा है। गाँव में अभी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, जिसको अगर हिमाचल की हम बात करें तो हमारे बोल देते हैं कि कलेक्ट एक जंगल होता है जो किसी पूरे गांव का है। उस जंगल में से गांव का कोई भी आदमी जो है वो लकड़ी ले सकता है और ज़रूरत का सामान ले सकता है, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होता। फिर ऐसा होता है घासनी होती है, जहाँ से अपने जो आपके पशु हैं, जानवर हैं जो आपने पाले हुए हैं, उनके लिए गाय वगैरह उसके लिए घास लाया जाता है। तो वो भी कलेक्टिव, कई जगह पर गाँव की कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें से कोई भी घास ले सकता है। तो ये जो है वो एग्जांपल्स हैं कलेक्टिव प्रॉपर्टी के। यू हैव आइडेंटिफाई डिफाइंड मेंबर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें क्या होता है कि मेंबर्स की राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, और a combination of factors including privatization, agriculture intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size. अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है ये कम होता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें कई फैक्टर्स जैसे आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, और डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम है। ये सारे फैक्टर्स ने इनके साइज इसके कॉमन प्रॉपर्टी का छोटा हो गया है। क्वालिटी इसकी पहले जैसी नहीं रही। और ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में ही कॉमन प्रॉपर्टी होती है, अर्बन एरियाज में भी जो है वो ये हो सकती है। जैसे आपके पार्क हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड्स हैं, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी के। The institutional arrangement for the actual management of sacred groves or on state-owned forest land appropriately fits the description of common property regimes. Sacred groves होते हैं जैसे कई जंगल हैं जिनको बड़ा पवित्र माना जाता है, और वहाँ पर लकड़ी काटना या और कुछ भी ऐसा काम करना वहाँ से कुछ ले जाना, वो कलेक्टिवली किया जा सकता है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो ऐसा उनको हम कहते हैं। Along with forest belt of South India, sacred groves have been traditionally managed by village communities. जैसे बहुत सारे साउथ में, हमारे यहाँ पर भी देवता का, जैसे हमारे हिमाचल में हर गांव में एक देवता होते हैं, तो देवता की अपनी प्रॉपर्टी होती है, कई बार उनके बगीचे भी होते हैं, उनका जंगल भी होता है, तो वो एक सेक्रेड ग्रूव्स का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्दर इंडिया का क्या स्टैंड है ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के में। देखिए, इंडिया का कंसर्न काफ़ी सीरियस है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। इंडिया ने जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 की, वो अगस्त 2002 में साइन कर ली। और इंडिया और चाइना और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हालांकि उनको क्योटो प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट किया गया है, मतलब हमारे ऊपर वो स्पेसिफिक रूल्स एप्लीकेबल नहीं हैं जो बाकी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो कमिटमेंट है वो पूरी है हमारे ग्रीन हाउस इमिशंस को लेकर, है ना। और the critics of Kyoto Protocol point out that sooner or later both India and China along with other developing countries will be among the leading contributors to greenhouse gas emission. सर लोग बोलते हैं, क्रिटिक बोलते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना को अभी बेशक एग्जाम्प्ट किया जा रहा है इससे, लेकिन ये बड़ी जल्दी जो है ये ग्रीन हाउस कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे आगे होने वाले हैं, या कह लीजिए कि लीडिंग कंट्रीज होंगे। At the G8 meeting in June 2005, India pointed out that the per capita emission rates of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world. Following the principle of common but differentiated responsibility, India is of the view that the major responsibility of curbing emission rests with the developed countries which have accumulated emission over a long period of time. अब हमारा जो कमिटमेंट है, इंडिया ये कहता है कि
नो डाउट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और हमारा अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस एमिशंस में, वो बड़ा एक टाइनी फ्रैक्शन है अगर हम उसको डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। और जहाँ तक कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इंडिया कहता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कंट्रीज़ की है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने इतने समय से कॉन्टीन्यूसली जो इतना ज़्यादा मिशन किए हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से इतना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, तो उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। India's international negotiating position relies heavily on principle of historical responsibility. और हम हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम मानते ही हैं, साथ में हम मानते हैं हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और ये जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज में भी इंश्राइंड है। ये क्या कहता है? दैट डेवलप्ड कंट्रीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड करंट ग्रीन हाउस एमिशंस। जो अभी जितने भी एमिशंस हुए हैं दुनिया में, जितना ये एनवायरनमेंट ख़राब हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? डेवलप कंट्रीज़ का। एंड दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा जो एम्फेसिस है उस उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे है, ठीक है ना। तो हम, ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिस्ट्रिक्शंस आप डेवलप कंट्रीज़ पर लगा दो, वही रिस्ट्रिक्शन अगर आप इंडिया जैसी और चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ पे लगाए जाएंगे तो हमारी तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगी। सो इंडिया इज वेरी ऑफ recent discussions within UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrializing countries such as India, China and Brazil to reduce their greenhouse gas emissions. इसलिए इंडिया कहता है कि ये जो उस तरह की कमिटमेंट्स, मैंने जैसे आपको कहा कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ पे, जैसी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री पे या डेवलप्ड कंट्रीज़ पे लगाई जा सकती हैं। और इंडिया फील्स दैट दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स द वेरी स्पिरिट ऑफ UNFCCC। और अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं तो फिर वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज पे भी एक तरह का ये उसकी जो स्पिरिट है उसको वायलेट करती है। Neither does it seem fair to impose a restriction on India when the country's rise in per capita emissions by 2030 is likely to still represent less than half the world average of 3.8 tons in 2000। देखिए, और ये जस्टिफाइड भी नहीं है इंडिया के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन लगाना, क्योंकि हमारे अभी भी जो पर कैपिटा कार्बन एमिशंस हैं वो बहुत कम है, और 2030 तक जाते जाते भी हम जो दुनिया भर के एमिशंस हैं उसका हाफ भी नहीं है। इंडियाज एमिशंस आर predicted to rise from 0.9 ton per capita in 2000 to 1.6 ton per capita in 2030, जबकि दुनिया का क्या है? 3.8 टन्स इन 2000 ओनली। तो वो हमारा अभी भी बहुत कम है डेवलप कंट्रीज से, और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड का देखें तो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स। जितने भी ग्लोबल एफर्ट्स हो रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसमें इंडिया गवर्नमेंट बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे कि इंडियाज़ नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी हमने बनाई है, वो क्या कहती है कि क्लीनर फ्यूल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे अपने व्हीकल्स में। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया है 2001 में, जो आउटलाइन करता है कि किस तरह से हम एनर्जी को एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। देन सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, it uses the encourage of renewable energy. Recent trends and on importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technology shows that India has been making real efforts. The government is also keen to launch एक national mission on biodiesel शुरू किया गया है, जिसमें 11 million hectare land is land पे प्रोड्यूस लगाया गया है, जिससे कि बायोडीजल बनाया जाएगा। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोग्राम है वो दुनिया में लगभग सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम है। देन द रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एट द अर्थ समिट इन रियो वाज अंडरटेकन बाय इंडिया इन 97। वन ऑफ द की conclusion was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on concessional terms to in developing nations। और इंडिया एक और कंसर्न जो शो करता है वो क्या है कि हम बातें तो बड़ी की जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के से लेकर और प्रोग्राम्स की बात की जा रही है, लेकिन जब डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है ना कि उनको आप एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, और
इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी दे दो कंसेशनल रेट पे, ताकि ये नेशन जो है अपने लेवल पर इसको कर्व कर सकें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को। तो वहाँ पर उस डायरेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट जो है स्टेप नहीं लिया जाता। इंडिया फाइंड इट नेसेसरी दैट द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक countries take immediate measures to provide developing countries with financial resources and clean technology to enable them to meet their existing commitments under UNFCCC। जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें ये कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लीन टेक्नोलॉजी दी जाएगी और फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, लेकिन ऐसा डेवलप कंट्रीज नहीं करनी है। सो इंडिया इज ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट द सार्क कंट्रीज शुड अडॉप्ट अ कॉमन पोजिशन ऑन ग्लोबल environmental issues so that the region's voice carries greater weight। इंडिया ये चाहता है कि सार्क के प्लेटफॉर्म से भी हम सब लोग जो साउथ एशिया के लोग हैं वो कलेक्टिवली एनवायरमेंटल इश्यूज पर अपना हमारा एक जैसा स्टैंड हो, ताकि हमारी जो बात है, हमारी जो आवाज़ है, उसका वज़न ज़्यादा हो। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखें और देखेंगे, बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।